नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार जो कि बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी सेमेस्टर 6 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक केमिस्ट्री में जो कि केमिकल बॉन्डिंग में से है, उसमें से दोस्तों होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं समकेंद्रीय और विषम केंद्रीय और डाई एटमिक यानी कि द्विपरमाणुवीय अणु। ગુજરાતીમાં બોલીએ તો समकेंद्रीय અને विषम केंद्रीय द्विपरमाणुवीय अणु H2N2O2F2 जैसे बहुत सारे जो ऐसे डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स है, वो चाहे होमोन्यूक्लियर हो या फिर हेटेरोन्यूक्लियर, ये दोनों के बारे में बहुत शॉर्टली बहुत इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो शुरू करता हूँ समकेंद्रीय एंड विषम केंद्रीय यानी कि होमोन्यूक्लियर एंड डाई न्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कि कॉलेज में जो नए नए स्टूडेंट्स हैं जो 12th साइंस पास करके आए हैं, उनके लिए तो ये थ्योरी समझने के लिए फंडामेंटल केमिकल बॉन्डिंग में से ये थ्योरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं, व्हाट आर डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि डाई एटमिक द्विपरमाणुवीय अणु क्या है। व्हाट आर द डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, वो कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों, उसके आंसर में हम ये सारी बातें लिख सकते हैं कि कॉमन डायटमिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड H2N2O2 Cl2 Br2 F2 CO। तो ये सारे जो है ये कॉमन डाई एटमिक, जिसमें सिर्फ दो ही एटम्स से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है ना। तो ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल के नाम से हम जानते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों तो H2 दोनों हाइड्रोजन में से कोवेलेंट बॉन्डली ये फॉर्म हुआ है। N2 तो N2 भी दोनों एंड पे नाइट्रोजन ही होगा। O2 में दोनों एंड पे ऑक्सीजन होगा। Cl2 Br2 F2 कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का CO ले लो, तो एक एंड पे कार्बन है, दूसरे एंड पे ऑक्सीजन का एटम है। तो ये दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इस तरह से अगर दो ही एटम्स से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट आर होमोन्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोन्यूक्लियर यानी कि एक जैसे, समकेंद्रीय, न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, जो मॉलिक्यूल का केंद्र है, एटम का केंद्र है, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। तो ऐसे सेम एटम्स जब एक दोनों कंबाइंड होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो उसको हम होमोन्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 में से जो मॉलिक्यूल बनता है वो इस तरह से H2 का मॉलिक्यूल, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का, लेकिन उन दोनों के जो सेंटर है वो दोनों हाइड्रोजन के ही है। इसलिए ये H2 का मॉलिक्यूल जो है वो दोनों हाइड्रोजन की न्यूक्लियर से बने हैं, दोनों एंड पे हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये होमोन्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल बनता है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट आर हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो यानी कि विषम केंद्रीय, विषम केंद्रीय मीन्स दोनों एंड पर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होते हैं। इन हेटेरोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स atomic orbitals only mix when the electronegativity values are similar। यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दोनों एटम्स की
थोड़ी सी मिलती जुलती होती है, लगभग लगभग सिमिलर होती है। ऐसे ऐसे एटम्स जब एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड यानी कि जुड़ते हैं, दोनों एंड पर अलग अलग एटम्स होते हैं, तो हम इसे हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एंड कॉमन एग्जाम्पल देना चाहूँ तो दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF का जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पिक्चराइज किया है, उसके एक एंड पे ये छोटा वाला हाइड्रोजन है और ये है फ्लोरीन वाला। तो उन दोनों के बीच दो सेंटर है। डायटमिक मॉलिक्यूल तो है ही, क्योंकि द्विपरमाणुवीय है। एक परमाणु जो है वो हाइड्रोजन का है, दूसरा फ्लोरीन का है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि अगर मैं गुजराती या हिंदी में बात करूँ तो विद्युत ऋणता दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। और ऐसे इस तरह से जब विषम केंद्रीय दोनों एटम एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो उसको हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसा HCl का भी हो सकता है, नाइट्रिक यानी कि NO का हो सकता है, ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड का भी डायटमिक मॉलिक्यूल जो हेट्रोन्यूक्लियर है। तो इस तरह से अगर बात करूँ तो HF जिसकी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये दोनों के बीच एक ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। क्योंकि फ्लोरीन के अंदर दोस्तों अगर देखेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। 9 यानी कि 1s2, 2s2, देन 3s2 एंड 3p5। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2s2 एंड 2p5। ठीक है, यानी कि 7 और 2 9, Z यानी कि एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है। तो 2pZ ऑर्बिटल फ्लोरीन की एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। और वैसे भी फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन की 1s एंड फ्लोरीन की 2pZ ऑर्बिटल, ये दोनों की लगभग जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइंड विथ 2pZ वेरी इजीली। सो HF फॉर्म होता है और 2pZ में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर से मिलता है, तो HF। इस तरह से दोस्तों अगर देखें तो फ्लोरीन हेलोजन तत्व का सबसे छोटा और सबसे पहला फ्लोरीन है, एलिमेंट है। इसलिए उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो केमिकल बॉन्ड का डिस्टेंस जो है वो 91.7 पिकोमीटर है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल की बात करूँ, दैट विल बी HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ क्लोरीन की जो 3pZ है क्लोरीन में, तो 3pZ जो है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 18वां इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की 1s और क्लोरीन की 3pZ, ये दोनों बीच ओवरलैपिंग पॉसिबल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है, इस वजह से HCl फॉर्म होता है। लेकिन ज़्यादातर जो बॉन्डिंग पेयर है, ये दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में जो यूज़ की गई है, इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन, इसका 3pZ का एक, तो ये दोनों यहाँ पर जो केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर क्लोरीन की ओर अट्रैक्टेड है। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो, यहाँ पर फ्लोरीन की ओर, यहाँ पर क्लोरीन की ओर। लेकिन
क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है 17, यहाँ पर फ्लोरीन का 9 था, तो यहाँ क्लोरीन का 70 है। तो उस वजह से और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा की वजह से ये जो डिस्टेंस है यानी कि केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट विल बी लॉन्गर देन द बॉन्ड बिटवीन H एंड F। यहाँ पर 91.7 पिकोमीटर था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की और खींची हुई, एट्रैक्टिव हुई होती दिखाई देती है, और उसकी वजह से उसका केमिकल बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड, इसका जो लेंथ है वो 127.4 पिकोमीटर होता है। तो दोस्तों इस तरह से होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर दोनों को मैंने बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दोस्तों फर्स्ट ईयर बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन का चैप्टर जो पढ़ते हैं उसका जो फंडामेंटल जो कुछ बातें जो फंडामेंटल होती है वो जाननी ही चाहिए, वो बातें यहाँ पर बताने का मैंने प्रयास किया। अब इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एटम के बीच बनता है वो चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेट्रोन्यूक्लियर हो, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड जो है उसके अंदर कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं यानी कि द्विबंध, या फिर त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो जो भी होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है यानी कि बंध की संख्या, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। डाई एटमिक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर क्या है उसके बारे में बहुत शॉर्टली एक ही स्लाइड में बताना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स। दोनों जो एटम्स है यानी कि एटम्स की पेयर है दोनों एंड पे, उस दोनों एटम की पेयर के बीच केमिकल बॉन्ड जो है उसकी नंबर यानी कि संख्या, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल N2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन दोनों एंड पर जो नाइट्रोजन है उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि त्रिबंध जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बॉन्ड ऑर्डर इज 3.0। अगेन ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, तो एसिटिलीन में दोस्तों देखें तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3.0 होगा। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन तो CH, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर इज 1 बिकॉज यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो बीच वाला केमिकल बॉन्ड है उसकी नंबर जो है, संख्या जो है, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों और भी बॉन्ड ऑर्डर हमें बहुत अच्छी जानकारी क्या देता है, बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ट्रिपल बॉन्ड है, सो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड मोर स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज स्टेबल बट इट इज लेस स्टेबल देन दिस ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड बहुत स्टेबल होगा, यानी कि सीधे सीधा उसका संबंध है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो केमिकल बॉन्ड की यानी कि कुल मिला के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका सीधा मतलब है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन किया। अब इसकी कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत अच्छा इक्वेशन, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि N2 एटम का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने वाली जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग, वो कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर, एमओज के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 जब होते हैं तो हमें बॉन्ड ऑर्डर की नंबर मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बहुत शॉर्टली, बहुत स्टार्टिंग यानी कि बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी सेमेस्टर 6 तक जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। और केमिकल बॉन्डिंग का तो ये बहुत फंडामेंटल अप्रोच मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो में आपकी तरह भेज सकूं, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।